अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, अदब के साथ के एक और एपिसोड के साथ मैं डॉक्टर अदनान खालिद और काशिफ नवीद आपके रूबरू। आज जिन शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है वो दौरे हाजिर के एक बहुत ही पॉपुलर शायर हैं और इनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ रही है। फेसबुक पे जब ये अपनी शायरी पोस्ट करते हैं तो उस पे लाइक्स और शेयर्स के भरमार हो जाते हैं और इन्होंने शायरी को पॉपुलराइज करने में एक खास किरदार अदा किया है और लोग इनकी शायरी के बहुत मद्दाह हैं। छोटी बहर में बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं और दिन ब दिन शायरी में मजीद पुख्तगी और मजीद कमाल हासिल कर रहे हैं। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ उनका नाम है अतवाफ अबरक। इनसे बहुत अच्छे सवालात किए जाएंगे जिनमें सबसे पहले इनके नाम के हवाले से भी एक सवाल है। तो अस्सलाम वालेकुम अतवाफ भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम अदनान, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ आपका भी शुक्रिया बहुत। आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल शुक्र है और बहुत शुक्रिया कि आप आज तशरीफ लाए और हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि आज हम आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अतवाफ भाई, सबसे पहले ये कि आपकी पोएटिक जर्नी, शायरी की तरफ आपका रुझान और एक मीडिया हाउस से ताल्लुक रखते हैं, एक इतने बड़े जर्नलिस्ट की औलाद हैं, तो इस सब के बाद आपको मंतकी तौर पे जर्नलिज्म की तरफ या मीडिया की तरफ आपका रुझान ज्यादा होना चाहिए था और वहां पे हमने देखा भी है कि शायरी की तरफ इतनी ज्यादा रग़बत लोगों की नहीं है। तो ये शायरी से पहली जो आपकी इंट्रोडक्शन है ये कब हुई और फिर आप बाकायदा आपने कब डिसाइड किया कि आप प्रोफेशनली या एज एन आर्टिस्ट अपने आप को शायर कहलवाना ज्यादा पसंद करेंगे? अदनान, ये दरअसल कहना चाहिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे शायरी का कभी भी शौक था, लिखने का शौक था। अपने फादर की वजह से जाहिर है लिखने का शौक शायद बहुत बचपन से था, 7-8 साल की उम्र से था। मैंने बहुत कुछ लिखा, मेरा नहीं ख्याल जितना उस एज में किसी ने लिखा होगा, लेकिन खुद अपने लिए लिखा। कभी फिक्शन लिखने लग गया, कभी कोई नॉवल लिखने का ख्याल आ गया, अधूरे छोड़ देता था, जाहिर है वो एज भी ऐसी होती है। ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब स्कूल गोइंग हुआ तो उन दिनों मेरे फादर की एक बुक आई तो मैंने अपनी टीचर को दी किताब। हमारे स्कूल की टीचर थी तो उन्होंने स्कूल के अंदर वो किताब इंट्रोड्यूस कराई क्लास में और मेरे फादर के मुतालिक और हमारी फैमिली के मुतालिक बहुत अच्छा बोला। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी लिखना चाहिए यार, मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए, मुझे भी किताब लिखनी चाहिए। तो वो लिखने का शौक जो कहता तब उस जगह से पुख्ता हुआ, जहन में बैठ गया। तो लिखता रहा, अपने लिए लिखता रहा, जाहिर है। फिर जब एजुकेशन खत्म हुई तो मैं अपने खानदानी प्रोफेशन में आ गया, एडवर्टाइजिंग। मेरे फादर तो बेसिकली जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली बहुत ज्यादा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। तो इसलिए जर्नलिज्म का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर मैंने टीवी के लिए लिखना शुरू किया। पहले सीरियस एफर्ट जो थी, इट वाज से ऑलमोस्ट 25 साल होंगे, तकरीबन 24 साल। पहला सीरियल तब लिखा था टीवी के लिए। तो फिर वो सिलसिला चलता रहा। 2007-8 तक मैं लिखता रहा टीवी के लिए। फिर 2007-8 में फिर एकदम मैंने छोड़ दिया, दिल भर गया कहना चाहिए, खास वजह नहीं थी, दिल ही भर गया। बहुत सारे ड्रामे लिखे, 20 ड्रामे लिखे, कोई 22-23 सीरियल्स लिखी, हर चैनल के लिए लिखी। फिर जब लिखना छोड़ा तो लिखना फिर भी चाहता था, जाहिर है। तो सोचा कि अब संजीदगी से कोई नॉवल, कोई फिक्शन लिखना चाहिए था, लेकिन वो शायद उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसी दौरान एक नॉवल शुरू किया। मैंने पहले भी एक जगह बताया, एक नॉवल लिखना शुरू किया तो उसका जो मरकजी किरदार था वो शायर था और वो शेर कहता था हर जगह। अपनी डायरी में रोज लिखता था, अपनी कैफियत, रोज बराई कैफियत को डायरी में नोट करता था रोज। तो वो लिखनी शुरू की।
तो उन दिनों फेसबुक भी नई नई आई थी 2009, मतलब मेरी नॉलेज में फेसबुक तो पहले ही थी। फिर 2008, 9, 10 की बात है, 11 की बात है। तो वहां से मैंने फिर उसके वही शेर उठा के फेसबुक पे डालने शुरू कर दिया। किताब तो खैर फिर किताब तो बिल्कुल गायब हो गई। वो शायरी का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। फिर 2015 से सीरियसली मैंने, जिसको कहना चाहिए कि रिस्पॉन्स की वजह से लोग पूछते थे कि कौन लिखता है, कौन है शायर, तो पहले मैं नामालूम कह देता था कि यार पता नहीं कौन है। फिर आस्ता 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 फिर 2015 से मैं संजीदा हुआ थोड़ा सा शायरी में, एक आध साल रिस्पॉन्स के बाद। फिर मैंने सीखना शुरू किया संजीदगी से। पहले तो मेरा नहीं ख्याल वजन में होता था कुछ भी, वो मुझे अब पता लगा, तब तो मेरा ख्याल था कि शायद वजन में ही होता सारा कुछ। अब मुझे 2015-16 में जाके एहसास हुआ कि नहीं, सीखना चाहिए। फिर मैंने सीखा, बहरहाल जितना सीख सका, जितना समझ आई। वो तो खैर लर्निंग तो हर वक्त, जो मुझे सारी जिंदगी जारी रहती है। तो 2015 कहना चाहिए वाज द ईयर जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे संजीदगी से लिखना चाहिए और सीख के लिखना चाहिए। तो 2015 जर्नी कहनी चाहिए, शायरी की जर्नी 2015 शुरू। तो अतबाफ भाई, ये आप सीखने के अमल की बात करें तो फिर इस सीखने के दौरान कोई बाकायदा शागिर्दी भी किसी शायर की आपने की, या मतलब किसी को क्रेडिट देते हैं इस चीज में? नहीं, जब तक मेरी किताब अभी पिछले साल नवंबर में आई पहली, जब तक मेरी किताब नहीं आई तब तक मैंने अपने मुंह से किसी को शेर सुनाया नहीं था। अपने घर के अलावा, एक जिसको कहते हैं घर के अलावा बाहर किसी तीसरे बंदे को मैंने अपने मुंह से, मतलब लिख के, जाहिर है वो फेसबुक पे तो चलता था कि वो जाहिर है, लेकिन मैंने सुनाया किसी को कभी शेर नहीं था अपना। तो पढ़ के सीखा, सच्ची सी बात है। मैं तमाम शायरों को पढ़ा और देखा कि वो क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं। फिर जाहिर जितना लिटरेचर मिल सका इस हवाले से, अरूज के हवाले से, वो पढ़ता रहा। जो बहुत कंफ्यूजिंग है, जाहिर है उससे और कंफ्यूजन फैलते हैं। बहरहाल अगर आप पढ़ें तो आपको भी पता अंदाजा है कि पढ़ के बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो चीजें मैं सीखने के अमल में, शायरी सीखने के अमल में आपको डॉट्स का पता लगता जाए ना कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो फिर आप सीखते चले जाते हैं। तो मुझे नहीं पता क्या करना है, तो मुझे अभी तक नहीं समझ आया, लेकिन मुझे ये थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता गया आस्ता आस्ता क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए अगर पता लगता रहे तो बंदा सीखता रहता है। तो मेरा सारा लर्निंग प्रोसेस ही ये है कि मैं ये देखता रहे क्या कुछ शायरों ने नहीं किया हुआ, या क्या कुछ नहीं किया, लिखना चाहिए, क्या क्या रूल्स के खिलाफ है, वो चीजें मैं सीखता रहा। बस नए लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। उन्होंने कैसे कैसे किस किस तरकीब से इनको इस्तेमाल किया और कैसे नहीं इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब कि इस्तेमाल ऐसे नहीं हो सकता, तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं किया। एक जमाना था जब अक्सर लोग अपना एक कलमी नाम रखा करते थे, तो अब तो खैर ऐसा कमोबेशी देखने में आता है, लेकिन आपके नाम को देखने से लगता है कि आपने अपने नाम को तब्दील किया। तो इसकी क्या वजूहात थी जो आपको नाम तब्दील करना पड़ा? अदनान, मेरा ताल्लुक था बेसिक ताल्लुक शोबिज से था मेरा। और मेरी दोस्तियां ऐसे लोगों से थी जो दोस्तों का मजाक उड़ाने में बहाने ढूंढते हैं। तो ऐसे में कोई अचानक शायर हो जाए ना, तो वो बड़ा होता है कि यार ये शायर हो गया है। उस टैग से बचने के लिए मैं चाहता किसी को ना पता लगे, तो मैं तो बताता ही नहीं था। लेकिन फिर एक स्टेज आई, मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग पूछने लगे ये किसका है, किसका है, किसका है। तो फिर मेरे जहन में वैसे ही आया कि कोई अब कलमी नाम रख लेना चाहिए। कलमी नाम बहुत सारे सोचते रहे, क्लीशेड किस्म के नाम तो बहुत सारे हैं। तो फिर एक जिसको कहना चाहिए कि बैठे बैठे एक दिन अचानक ख्याल है कि अपने नाम के हरूफ को आगे पीछे कर लेते हैं, तो इत्तेफाक से उस कोशिश में एक अच्छा नाम बन गया। तो बस ये वजह है, अदरवाइज और कोई खास वजह नहीं है। और इसके अलावा कोई इसकी वजह नहीं है, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें इसका कोई मतलब तो भी है किसी जुबान में, या ये बस ऐसे जंबल अतवाफ का? तो देखें, वो पता नहीं, कुछ शायद कुछ मैंने एक आध जगह टर्किश जुबान में मतलब देखा था, लेकिन वो टर्किश में मतलब लिखा होता है, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। अब्रक का तो जाहिर है कि जर्रात को कहते हैं, जो बड़े रोशन जर्रात होते हैं, पाक जर्रात होते हैं, उसको तो यू नो इट। नाम का मतलब नहीं। आपको कभी ऐसे क्रेविंग नहीं होती थी कि यार मैं इतना लिखता हूं और मेरे इतने फॉलोअर्स भी हैं, तो आपका दिल नहीं चाहता था कि आप उनके सामने जाएं? कोई होता है ना, बंदे को टेम्पटेशन होती है एक
वंस जब वो एक शायर की हैसियत से या एक लिखने वाले की हैसियत से जिसको बहुत सारे फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं, तो एक इंसानी एक फितरत है कि एक जहन में आता है कि यार लोग मुझे जाने। तो आपको ऐसा एहसास कितने साल नहीं हुआ? काशिफ 2019 तक 2019 के तकरीबन मिड तक तो मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था, मेरे फादर को नहीं पता था कि मैं लिखता हूँ, और ये इत्तेफाक ऐसे ही है, वो भी इत्तेफाक से शुरू हुआ। इसमें भी दिलचस्प वाकया ये है कि एक दिन मुझे फेसबुक पे किसी ने एक क्लिप भेजा कि फलाने रेडियो चैनल पे कोई छोटे इलाके का चैनल था FM के, वहां उनका इंटरव्यू, अतवाफ साहब का इंटरव्यू आ रहा है आज, तो वो सुनिएगा। वो आ रहा है, आप दे रहे हैं इंटरव्यू, तो मैंने जाहिर है वो नाम मैं सुन तो नहीं सका, लेकिन मुझे पता लगा कि वो इंटरव्यू दे दिया। फिर किसी ने मुझे भेजा वो इंटरव्यू का क्लिप, तो फिर मैंने सर्च किया तो फेसबुक में बहुत सारे अतवाफ बरकी नाम से आईडीज थी, और जाहिर है अगर कोई उसका ओनर नहीं है तो ऑन होती है, तो फिर मुझे मजबूरन फिर खास तौर पे कुछ ख्वातीन की तरफ से कंप्लेंट्स आने लग गई कि जिसको कहना चाहिए कोई, मतलब शायद उनका तो ख्याल था शायद मैं ही हूँ, यानी कोई अतबाफ अब्रक है जो जाहिर है कम्युनिकेट कर रहा है, तो यू नो इट क्या होता है। आई नो। तो फिर मैंने कहा, फिर मजबूरी थी, फिर मुझे अपनी तस्वीर भी मैंने देनी शुरू की। 2019 से पहले, 2019 के शुरू से पहले मैंने कभी तस्वीर भी नहीं थी मेरी ऑन माई पेज। अच्छा। तो फिर मुझे ऑन करना पड़ा। वो जो जिसने आपके बिहाफ पे इंटरव्यू दे दिया था वो पकड़ा गया? नहीं, वो गायब हो गया। बिल्कुल, जिसे कह रहा हूँ फेक आईडी थी, जाहिर है वो गायब हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं। अभी भी आप अगर करें तो 100 आईडीज हैं, वो मैं उसका कुछ किया ही नहीं जा सकता। मैं तो यही कह सकता हूँ सब लोगों को अक्सर के, जनाब मैं किसी से राब्ता नहीं करता हूँ, ना करूंगा, तो आप भी ना कीजिए। अच्छा अतबाफ भाई, अब जबकि आप ओपनली एज अ पोएट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, किताब आ गई है, किताब के ऊपर माशाल्लाह से बड़े अच्छे रिव्यूज थे, मैं खुद भी उधर मौजूद था आपकी बुक की लॉन्चिंग सेरेमनी पे, तो आपको जाहिर है फेसबुक पे एज एन एनोनिमस राइटर या नाम तब्दील करके लिखने में फैंस से डायरेक्ट एक फॉलोइंग मिलती है। अगर कोई फ्रेटर्निटी का बंदा कमेंट करता भी है तो ऑब्वियसली वो आपको पर्सनली नहीं जानते, तो आप भी इग्नोर कर सकते हैं। अब इस फ्रेटर्निटी में आने के बाद आपकी जो ओवरऑल परसेप्शन है, या जो आपको एज ए न्यू एंट्रेंट आपको जो इस यहाँ पे एक रिस्पांस मिला है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? मतलब आपको फ्रेटर्निटी ने जिस तरह से एक्सेप्टेंस दी है या फ्रेटर्निटी से जिस तरह से रेजिस्टेंस मिली है, उस हवाले से क्या फीलिंग्स हैं? देखिए ऑनेस्टली जब तक किताब नहीं आई थी तो बहुत रेजिस्टेंस थी, क्योंकि लोगों ने पढ़ा नहीं था। अब उसमें आप सबसे बड़ा इशू ये है, मतलब ऑनेस्टली शायद 2015 तक जो मैं 2015-16 तक जो मैं लिखता था वो इतना वजन में नहीं होता था। ऑब्वियसली मैं तो खुद एडमिट करता हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ कि मैंने लिखते हुए सीखा। लेकिन 2018 के बाद जाहिर है बहुत हालात जो मैं थोड़ा सा कुछ हो गया। असल में इसमें खराबी की वजह यह है कि फेसबुक पे जो फेसबुक का इशू है कि लोग अपनी मर्जी से एक लफ्ज आगे पीछे करके ना अपने स्टेटस पे लगा देते हैं। अब वो आम आदमी जो पढ़ता है वो समझता है कि यही शेर है। बिल्कुल, तो शेर वो होता नहीं है, तो वो लगता है बड़ा बेवजन लिख रहा है। अगर आप देखें तो जितना, अगर ऐसे देखें तो फैज साहब ने इकबाल ने जितना बेवजन लिखा है फेसबुक पे तो आप कहेंगे तो बड़ी बेवजन है सारे के सारी, हर शायर बेवजन है। बिल्कुल। तो वो होता ऐसे ही है कि मुझे जाहिर है जिसको कहते हैं कि वो एक, जिसको कहना चाहिए कि मैं आई एम थैंकफुल टू माय फैंस और दोस्तों का कि बहुत ज्यादा शेयर हुआ खुशकिस्मती से। शायद वो 2015 ऐसा था कि अभी फेसबुक की तरफ आने लगी थी शायरी, उससे पहले रुझान इतना नहीं था, लेकिन इतना नहीं था। 2015 के बाद एकदम ये रुझान बढ़ा, तो वो शेयर इतना ज्यादा हुआ, फिर वो उसके साथ गलत भी हुआ। हमारे यहाँ रवायत यही है कि हम गलत चीज को, अच्छी चीज 10 हो तो वो हमारी नजर से गुजर जाती है, कुछ गलत हो तो वो फोन पिक होती है और फिर वो डिस्कस होती है। तो उस वक्त तक तो बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी, सच्ची बात बताऊं कि बहुत ज्यादा। किताब के आने के बाद जिसको कहते हैं एकदम सिचुएशन बदल गई। मैं ऑनेस्टली बताऊं, एक तो जाहिर क्रिटिक्स ने भी जिनको कभी मिला ही नहीं था। मैं अपनी किताब के फंक्शन से पहले किसी मुस्तनद शायर से कभी जिंदगी में नहीं मिला था। जिनसे मिला भी था वो और हवालों से मिला था, मतलब अमजद साहब से मिला था लेकिन वो राइटर के हवाले से था, वो हवाला राइटिंग था। इस तरह और भी एक आध दो लोगों से मिला हूंगा, लेकिन शायरी कभी हवाला नहीं था मेरा कि मैं शायरी के हवाले से किसी से मिला हूं। तो मैं अपनी किताब की लॉन्च डे से पहले कभी किसी से नहीं मिला था।
जिंदगी में। तो लेकिन वो रिस्पांस आप भी मौजूद थे। इत्तेफाक से जो इस्लामाबाद में तकरीब हुई वो उससे ज्यादा अच्छा रिस्पांस था मेरे एक्सपेक्टेशन से, लाहौर से भी अच्छा रिस्पांस था। तो नहीं, हम लोग तो उन खुश नसीबों में से है ना जिन्होंने आपको या तो हमने तवज्जो ही नहीं दी। मेरी तो आपसे जो एज अ पोएट इंट्रोडक्शन है वो आपकी बुक लॉन्च पे ही हुई थी, और हम फिर आपका कलाम भी उसके बाद से ही फॉलो कर रहे हैं। उससे पहले मैंने सिर्फ सुना था, यानी कि मैं एक आध किसी बंदे से सुना था, मैंने फेसबुक के ऊपर एक्चुअली कोई चीज पढ़ी नहीं। तो लेकिन मैंने सुना जो था वो जैसे आप कह रहे हैं कि 2015-16 के दौरान वो जिस तरीके से आप खुद ही एक्नॉलेज कर रहे हैं उस चीज को कि लोग गलत भी पोस्ट कर देते हैं, तो वो सुना हमने, इतना पॉजिटिव नहीं था। लेकिन उसके बाद जब हमने बुक लॉन्च के बाद से जो जर्नी है वो तो माशाल्लाह से बड़ी फिनोमिनल रही है। बल्कि आपकी एक कंट्रीब्यूशन है मेन स्ट्रीम अटेंशन दिलवाने में पोइट्री को, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत से अच्छे शायर जो हैं वो गुमनामी में जिंदगी गुजार लेते हैं। और अब आपकी वजह से और आपकी तरह के और चंद लोगों की वजह से एटलीस्ट पोइट्री जो है वो एक पर्टिनेंट सब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि लोग उसको भी एज एन आर्ट फॉर्म देख रहे हैं। और उसमें चूंकि हम आप आसान लिखते हैं सहले मुमतना में और फिर छोटी बहर में, तो वो लोगों के लिए समझना भी कदरे आसान होता है। हाँ, वैसे जी जी काफी मैं ये कह रहा था कि वैसे तो मैं आपकी फेसबुक पे काफी सालों से हूँ, आपको मैं काफी अरसे से जानता हूँ। जब शायद आपको असल में तो नहीं जानता था, इसी नाम से जिस नाम से आप जाने जाते थे। तो 2007 से लेके और फेसबुक ने बड़े रूप बदले हैं अपने इम्पोर्टेंस के और एवोल्यूशन के। तो आप इस फेसबुक को लेके, जो आपका भी शुरू का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मीडियम रहा है, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को कैसे देखते हैं? उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आप समझते हैं कि ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है या बिल्कुल न्यूट्रल है, इसका कोई फायदा नहीं? कैसे देखते हैं आप ये सब कुछ? देखें काशिफ, इसमें बड़ी सीधी सी एक पहले तो बात है कि देखें इबादत भी एक हद से ज्यादा जो है ना वो उसका मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं है। वो तो अल्लाह ताला भी कहता है, हमारे अंबिया ने भी कहा है, तो इबादत से जरूरी काम पहले भी हैं। तो मैं यही फेसबुक की अच्छाइयां भी बहुत ज्यादा हैं, उसका और बुराई भी है बड़ी, जिसको कहना है उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना गलत भी हैं, इसके इस्तेमाल पे है। अब आप यूट्यूब को देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मैं जानता हूँ कि लोग खाना पकाते हैं उस पे, लोग उस पे बैठ के, ये अब 1.5 साल में तो बैठ के लोग पढ़ रहे हैं उस पे यूट्यूब के लेक्चर्स के जरिए उठा के, जब कॉलेज सब बंद है, सब चीजें, हर चीज, और ये गाड़ियां ठीक कर रहे हैं लोग, गाड़ी बैठ के ठीक कर रहे हैं। मैं अपनी गाड़ी को कई दफा बैठ के, कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं खुद बैठ के देखता हूँ क्या हुआ, इसमें क्या मसाइल है, तो पता लग जाता है फौरी तौर पर कि ये सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो फायदे तो बेशुमार हैं। मतलब अगर ये ऑनेस्टली अगर ये फेसबुक ना होती और सोशल मीडिया ना होता और ये इंटरनेट की एक्सेस ना होती तो मैं कभी शायरी के बारे में सोच ही नहीं सकता था। मेरा ख्याल है मैंने कुल मिला के शायरी की मेरे पास 20 किताबें होंगी, 30 किताबें होंगी टोटल। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने वैसे इमेंस पढ़ा है बिकॉज ऑफ दिस फेसबुक एंड सोशल मीडिया। तो मैं सोशल मीडिया कहूंगा, फेसबुक को एक अलहदा करना जरा थोड़ा सा है कि वो तो फायदे ही फायदे मेरा ख्याल है। लेकिन देखिए नुकसान तो हर चीज का है ही है। नुकसान का तो एक्सेसिव है और गलत इस्तेमाल जो है, वो पिस्तौल का इस्तेमाल भी अगर सही हो तो सही है, छुरी का इस्तेमाल भी सही है तो सही है, वही चीज है। ये सही इस्तेमाल करेंगे इसको तो बहुत अच्छा है, और अगर कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कत्ल तो कर ही रहे हैं। आप देखते हैं रोज कत्ल होते हैं फेसबुक पे, क्या करते हैं लोग एक दूसरे के साथ। ये तो हमारा मीडिया पे, ये फेसबुक पे नहीं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये हालात है, बैठ के एक दूसरे के साथ हम गाली गलौज कर रहे होते हैं। कितनी आपने प्रोडक्टिव चीजें देखी, आप मीडिया पे कितनी चीजें प्रोडक्टिव देखते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, फेसबुक को छोड़ दीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कितनी चीजें प्रोडक्टिव हो रही है। एक जमाना था जो चले काशिफ तो ज्यादा जानते होंगे कि वो यूथ में टीवी पे हमने कोई नेगेटिव चीज कभी सुनी ही नहीं थी कि नेगेटिव भी हो सकता है, कोई चीज नेगेटिव भी बोली जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ हो ही नहीं सकता था। मतलब यहाँ तक था कि जब मैंने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट की तो सर पे अगर किसी मॉडल के दुपट्टा नहीं है, मतलब कहना इतनी ज्यादा थी कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव आदमी है तो पॉजिटिव आदमी को सलवार कमीज नहीं पहनी जाती। मतलब मैं कह रहा हूँ इतनी ज्यादा, वो इतना ज्यादा क्लीशेड था तब
वो चीजें, लेकिन वो आस्ता 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 इस तरह चेंज आई है कि अब तो पॉजिटिव बात, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मीडिया में पॉजिटिव बात हो गई। अच्छा अतबाक भाई, इसी हवाले से चूंकि ये बात आपने की भी है और आप एक बड़े एक ऐसे नेक्सस में हैं जहां पे आपके पास मीडिया का एक्सपोजर भी है और फिर शायरी की तरफ भी आ गए। मुझे ये चीज बड़ी पर्सनली भी तकलीफ देती है, मैं और काशिफ भाई भी इस बारे में बात करते हैं कि हम आर्ट फॉर्म से ताल्लुक रखते हैं। हम शायरी एक बाकायदा आर्ट है और आर्ट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर जगह पे, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे होना एक जरूरी चीज है। लेकिन हम एक्सीडिंगली देखते हैं कि शायरी ने अपना ग्राउंड मेन स्ट्रीम मीडिया पे लूज कर दिया। चाहे वो ड्रामा की ओएसटी हो, वो ड्रामा राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर में से कोई ना कोई शायर निकल आता है और वो लिख लेता है। शायर का या तो नाम लिखा ही नहीं होता या फिर वो डायरेक्टर या राइटर उन्हीं में से किसी ने वो पोएट्री लिखी होती है। इसके अलावा अगर आप ये अभी जो रिसेंट टॉक शो का इशू आया था जिसमें बैतबाजी के सेगमेंट के अंदर उनको जॉन एलिया का शेर नहीं पता था साहिर लोधी साहब को, तो उसमें अगर सिर्फ एक बहुत ही कम मुआवजे में, ये तो जाहिर है हमारा सेलिब्रिटी स्टेटस वैसा नहीं है, बहुत ही कम आप मुआवजे में अगर 3 या 2 शायर जजेस बुला लेते तो ये मामला हल हो जाता। लेकिन ये कंसंट्रेशन मेन स्ट्रीम मीडिया की टुवर्ड्स पोइट्स नजर नहीं आती, उनकी कोई एंट्री नजर नहीं आती। आप और इसका फिर जो एक बाय प्रोडक्ट है वो ये है कि मैं लोगों से आजकल ये सवाल पूछ रहा हूं कि अमजद साहब के बाद, फराज साहब के बाद, खालिद शरीफ साहब के बाद जो लोग अभी उस एज ग्रुप में हैं, उसके बाद हमारी एज ग्रुप में, मेरी एज ग्रुप में, आपकी एज ग्रुप में, इन 40s एंड 50s या मिड 40s, इस एज ग्रुप में मुझे कोई एक ऐसा शायर बताएं जिसको आप ये समझें कि वो कल का अहमद फराज बन जाएगा या कल का अमजद इस्लाम अमजद बन जाएगा। तो मोहसिन नकवी साहब डायड इन हिज लेट 40s, वो मोहसिन नकवी अपनी 40s में बन गए थे। मैं अदनान खालिद नहीं बना, आप अतबाफ अबरक बने हैं, लेकिन मोहसिन नकवी एक हाइट अचीव कर गए थे। हम वो काम नहीं कर पा रहे इसलिए क्योंकि हमें उस तरीके की मीडिया सपोर्ट नहीं मिल रही। तो आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं और बीइंग अ मीडिया पर्सन आप क्या समझते हैं कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मीडिया अटेंशन की तरफ, हमारी तरफ लाने के लिए? अदनान, सबसे पहले तो शुरू से बात शुरू करते हैं। अगर आपको चले लेट 80s ही कर लें, आपको लेट 80s में आपको टीवी आपको याद होगा, थोड़ा थोड़ा लेट 80s में 90s याद होगा आपको। टीवी पे बेस्ट जिसको कहते हैं ना कि प्रोग्रामों के दरमियान में जो स्टफिंग होती थी वो क्या होती थी? गजलें होती थी, गाने होते थे, नूरजहां होती थी, मेहदी हसन होते थे, गुलाम अली होते थे, यही होता था ना, ये लोग होते थे। तो जब ये लोग होते थे तो साथ कौन होता था? जाहिर है फराज साहब भी होते थे, साथ फैज साहब भी होते थे, साथ तमाम शायर होते थे जितने भी अच्छे थे। मतलब अगर आप गुलजार ना होते, अगर इंडस्ट्री पीछे ना खड़ी होती तो। बस गुलजार बहुत बड़े शायर हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ इंडस्ट्री की वजह से ना उनको जो हाइट मिली है। जावेद अख्तर जो है वो बिकॉज ऑफ जावेद अख्तर जो है वो बैकिंग है। तो अब हमारे मसला है कि हमारी प्रायोरिटी ही नहीं रही है ये। अब वो जो स्टफिंग वाले प्रोग्राम होते हैं वो पता लगता है कि वो कहीं जिसको कहते हैं कि वो आप देखते हैं कैसे होते हैं, वो भी किस किस्म के होते हैं। तो हमने अपनी प्रायोरिटी सारी चेंज कर दी है। अब हमारी यूथ जो है वो किसी म्यूजिक से एंटरटेन नहीं हो रही होती। दूसरी फिर एक खराबी पैदा हुई है कि हमारा जो जिसको आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे बच्चे, अगर आप पता कर जिसको कहते हैं कि उनको अमेरिका की पॉलिटिक्स के बारे में सारी बात पता होगी, उनको तमाम सीजन्स का पता होगा, दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे क्या चल रहा है, हमारी उर्दू जुबान में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, उनको ये कुछ भी नहीं पता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा इस वक्त जो है ना हमारा मीडियम ही चेंज हो गया, लैंग्वेज उर्दू नहीं रही है बेसिकली, एजुकेशन की नहीं रही। जब एजुकेशन की नहीं रही तो सारा बेसिक वजह जो है ना कि हमारी मीडिया ऑफ एजुकेशन अगर उर्दू हो, जब तक रहेगी, दोबारा से हो जाएगी तो फिर सब सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो यूथ तो बिल्कुल उर्दू जानती ही नहीं है, जिसको कहना चाहिए ना, एक खास जिसको कहते हैं खास हद तक जानती है ये यूथ, अभी जानती है। अगले 10 सालों में देखिएगा अगर इस तरह ही हालात रहे तो वो बहुत मुश्किल है। ये भी कंट्रीब्यूशन है फेसबुक का जो रिवाइवल हुआ, इसी वजह से हो गया, इत्तेफाक से रिवाइवल के, उर्दू कीबोर्ड आ गया तो लिखना शुरू कर दिया।
नहीं तो आप खुद सोचे, मैंने तो खुद 10 साल अंग्रेजी रोमन में लिखी है, उर्दू सारी, ऐसा ही था ना। बिल्कुल ऐसा। तो अब दोबारा शायद इससे कुछ फायदा होगा, लेकिन जब तक जिसको कहते हैं मीडियम ऑफ एजुकेशन और कम्युनिकेशन उर्दू नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही रहेगा। अभी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप देखें बाप भाई, आज भी जब कोक स्टूडियो पे रंजिशी सही दोबारा गाई गई है तो हमारी औलाद भी सुन रही है। मेरा जो बेसिक क्वेश्चन इसमें ये है कि ओएसटीज तो जनरली स्लो मूविंग ट्रैक्स होते हैं, वो जनरली स्ट्रॉन्ग शायरी के साथ होते हैं। अब एक ओएसटी काश ऐसा हो कि अब के बेवफाई मैं करूं भी बना, जिसपे ना मेरे वालिद साहब का क्रेडिट है और ना उनको किसी ने पूछा। और आपको पता है सजाद अली साहब ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाया उसके साथ, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, और उनको इस चीज का नहीं पता था कि ये शोएब बिन अजीज का शेर है। हाँ, तो उनको इल्म में उनकी जगह जब उनके इल्म में आया तो चेंज कर दिया, चलें शुक्र है, वो तो चेंज कर दिया। लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो आप कह रहे हैं वो उससे ये जाहिर होता है कि शायद उर्दू फैशन में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि शायर जो है उसको हम ये समझते नहीं है कि वो एक पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टीम है, क्योंकि आपका इस चीज से टेक्निकली ताल्लुक है। इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि एज ए डायरेक्टर, बिल्कुल देखो अदनान, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। एक तो जो लोग लिख रहे हैं, चलें आप कह रहे हैं कि नॉन पोइट्स लिख रहे हैं, चलें मान लेते हैं, तो उनमें से कुछ अच्छा लिख रहे हैं, फिर भी कुछ अच्छा लिखा जा रहा है ना, कुछ अच्छा नहीं लिख रहे हैं। लेकिन देखें ये सिलसिला ऐसे ही रहता है। ये तो जिसको कहना चाहिए ना कि ये मेरा ख्याल है कि अब जोर जबरदस्ती उनके साथ ना की जा सकती है मीडिया के साथ, क्योंकि हमारा भी तो एक बड़ा फील्ड है, ये तो हमें खुद देखना चाहिए ना, हम खुद क्या कर रहे हैं। बेसिकली देखें, जब हम खुद क्या कर रहे हैं, जब हम खुद सही हो जाएंगे, बहरहाल हमें जो कहना मैं एज अ पोइट समझता हूँ कि जब तक हमारी लिखा हुआ म्यूजिक का हिस्सा, म्यूजिक को म्यूजिक नहीं दिया जाएगा, तब तक बड़ा मुश्किल है कि वो आम लोगों की तक रसाई हो, उसकी आम आदमी तक रसाई हो। तो म्यूजिक को शायरी का बनाना पड़ेगा। मेरा चूंकि पिछले कुछ दिनों में इन द लास्ट फ्यू मंथ्स मैं इस हवाले से बहुत से लोगों से इंटरैक्ट कर चुका हूं, और वहां पे एक बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास आइडिया है, आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप फिर बताएं फाइनेंस भी है। तो चूंकि हम जिस तरह से समझते हैं कि टीवी के पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, जी चैनल के पास अपना बजट होता है, और अगर एक आर्टिस्ट आइडिया लेके जाता है तो वो अगर सेल्फ फाइनेंस करेगा तो वो बेचारा कैसे करेगा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज आप सीरियल्स बनाते रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है जिसमें इस तरफ भी आप सोच रहे हैं कि हम कुछ प्रोड्यूस कर सकें अपने तौर पे? देखें ये फिर आप चलें, आप ये हम इसको इस तरह देखते हैं कितने हम लोगों ने एफर्ट किए कि हम चैनल्स के पास गए हैं, उनको हमने आइडिया दिया है और उन्होंने रिजेक्ट किया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ है? अगर ऐसा, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हुआ। ये तो मेरा ख्याल है हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस आइडिया को ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आए और फिर उसको 2-4 चैनल के साथ बैठ के गुफ्तगू करें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई चैनल डेफिनेटली चलें, अगर वो डेली बेसिस पे नहीं तो वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइट बेसिस पे इसको जरूर एक्सेप्ट करेगा, हाँ जी ये करते हैं प्रोग्राम। अब देखिए वो हमारे यहाँ चैनल्स पे तो जिसको कहना चाहिए ना कि एक भेड़ चाल का ट्रेंड है कि वो एक प्रोग्राम शुरू होता है तो उस तरह के हर चैनल पे चलते हैं। अब इस वक्त मेरा ख्याल है आफ्ताब इकबाल साहब का प्रोग्राम जो आज से कोई हस्बे शुरू हुआ था 15 साल से, अब वो 20 चैनलों पे चल रहा है प्रोग्राम। चले वो तो एक्सेप्टेबल है आजकल। तो आपको भेड़ चाल है ना, इसलिए शायद अगर हम कुछ अच्छा प्रोड्यूस करें, हम उस तरफ लेके आए, हम खुद ब्लैक एंड व्हाइट में लेके जाएं, चैनल्स को कहें कुछ एक प्रोटोटाइप चीज बना के उनको दें कि हम ऐसा करना चाहते हैं, शुरू करें, तो शायद ऐसे हो। तो जी आप देखिए चैनल जो है वो टिकटॉक वीडियोस के ऊपर 2-2 घंटे का शो कर रहा है, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो यूट्यूब भी अलाउ नहीं करता। यूट्यूब भी उस पर कॉपीराइट लगाता है। ये यहाँ पे लोगों की टिकटॉक्स के ऊपर एक पूरा चैनल जो है वो सुबह से लेके शाम तक, सिर्फ आप फिलर्स की बात कर रहे थे, उनके प्रोग्राम्स फिलर्स हैं, और जो टिकटॉक का प्रोग्राम है वो उनका 3 घंटे 4 घंटे 2 टाइम्स में चलता है। देखिए इशू ये है कि हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी बिकती है और उसको रेटिंग भी कंट्रोवर्सी को मिलती है। मतलब यू नो इट, जो यूट्यूब चैनल भी वही चलते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं। अदरवाइज जो प्लेसिड और अच्छी पॉजिटिविटी होती है या कोई अच्छी बातें कर रहे होते हैं उनको कोई नहीं देखता, उसका जिक्र भी नहीं होता है, वो बहुत रेयर होता है कि उसका जिक्र कोई कर दे। वो आप नेगेटिव बात करें, अभी आप मुझे कहें
मैं 2-4 लोगों के मतलब बात करता हूँ, आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं 2-4 लोगों की बात करता हूँ, शाम तक देखना पूरे शहर में खबर होगी कि मैंने ये कह दिया और नान ने ये कह दिया है और काशिफ ने ये कहा है। लेकिन मैं अच्छी बातें जितनी मर्जी कर लूँ, मैं 10 लोगों की तारीफ कर लूँ बहुत अच्छे हैं, तो कोई किसी से जिक्र नहीं करेगा, उसको मुझे खुद जाके बताना पड़ेगा कि मैंने अभी तारीफ की थी उस प्रोग्राम में। तो ये एक इशू है ना कि असल बात है कि वो शायरी में भी ये मसला है ना कि हमारे भी इसमें बोला कि इसमें सारी चीजें पॉजिटिव हैं, इसमें यहाँ तो हम भी जिसको कहते हैं ना कि यहाँ फिर वो देख लें, नसीबो लाल का एक गाना आया था, ये जो PSL का आया था, वो क्योंकि वो भी एक कंट्रोवर्शियल बना तो कैसे पॉपुलर हो गया एकदम। तो वही बात है कि हमारे म्यूजिक में, हमारी शायरी में, हमारे जिसको कहते हैं वो कंट्रोवर्सी है ही नहीं, कंट्रोवर्सी होगी तो वो चैनल फौरी तौर पर उठा लेंगे। लेकिन ये हमें खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, बहरहाल हमें खुद एफर्ट करनी चाहिए और करनी चाहिए। मेरा ख्याल है आप अपना काशिफ का तो ताल्लुक है म्यूजिक के साथ बहुत, इंशाल्लाह हम आपस में बैठ के कुछ कोशिश करें, कोई उनको ब्लैक एंड व्हाइट में दें कि ऐसी चीज हो सकती है, की जानी चाहिए, तो कैसे ना हो। और म्यूजिक की तो वैसे मतलब सूरत हाल ये है, पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है कि अब, और इंडिया में तो है कि बाज़ औक़ात म्यूजिक ही फिल्म की कॉस्ट के बराबर बिक जाता है। बिल्कुल, बाज़ औक़ात म्यूजिक की वैल्यू ही फिल्म की टोटल उस कास्ट में फिल्म बन जाती है जितने का म्यूजिक हो जाता है। इसलिए म्यूजिक तो बहरहाल मैं इसको म्यूजिक ही कहूंगा, जो हम शायरी कहते हैं, हम गजल चाहते हैं कि हमारी गाई जाए म्यूजिक के साथ हो, तो ये होगा तो देखना शायर भी खुद ब खुद आगे निकलेंगे। अगर हमारे, मेरा नहीं ख्याल, आप खुद सोचे ना किस हाउसवाइफ ने फराज को पढ़ा होगा, किस हाउसवाइफ ने फैज को पढ़ा होगा, लेकिन सुना है ना हम सब ने बचपन में। आप बचपन ले लें, मैं तो 10 साल में जब मैंने किताब नहीं पढ़ी थी मुझे इन सबका पता था, क्योंकि मैं रोज देखता था कि वो मेहदी हसन फैज को गा रहे हैं, मेहदी हसन फराज साहब को गा रहे हैं, ऐसे ही होता था ना। बिल्कुल ऐसे ही मुझे इनकी तारुफ था मेरा। जी आप जी काशिफ जी अफ्ताब भाई, आप खुद एक मेन स्ट्रीम मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप एक मीडिया पर्सन, तो आप अपनी शायरी की स्ट्रगल को बीइंग इन द मेन मीडिया कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर बात है ये एक हर बंदे को तो नसीब नहीं होता कि वो मेन मीडिया में हो और उसके बाद उसको आगे कुछ अपने आप को पॉलिश करने का मौका मिले। आप कैसे देखते हैं अपनी स्ट्रगल को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर? देखें काशिफ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट आदमी हूँ। मेरा मीडिया से जितना गहरा ताल्लुक है वो शायद मैं अगर बयान नहीं कर सकता हूँ मेरी फैमिली का या मेरा मीडिया के साथ और किन किन लोगों के साथ है, लेकिन आज तक मैंने किसी को, जिसको कहते हैं ही वाज देयर अदनान, मैंने किसी मीडिया पर्सन को नहीं बुलाया था इनॉग्रेशंस पे भी। किसी अखबार में खबर नहीं छपी कि मेरी किताब लॉन्च हुई है, किसी चैनल पे खबर नहीं चली है कि लॉन्च हुई है, किसी जगह पे भी नहीं चली, इस्लामाबाद में इधर भी। तो मुझे तो इससे कहना चाहिए स्ट्रगल, तो मुझे अंदाजा ही नहीं कि इस बारे में क्या स्ट्रगल है मेरी, मुझे इसकी कोई मकसद ये है कि व्हेन यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन अ फील्ड, ड्रामा में और मीडिया में और एडवर्टाइजमेंट में, तो ये कोई चैलेंजेस होते हैं आप थे इसमें कि अगर आप इस तरफ आएंगे तो क्या कुछ को इमेज खराब हो जाएगा या इस तरीके से? वो शुरू में तो नाम इसी तरह चेंज किया था कि वो खुदा ना खास्ता ये लोग क्या रिस्पांस देंगे, लेकिन देखिए मुझे तो कोई ऐसा ना एक्सपेक्टेशंस थी जब मैंने किया। मैं तो मजबूरन आया था कि मैंने लिखना था, एक जिसको कहते हैं ना कि एक पंजाबी का लफ्ज या उर्दू का लफ्ज एक खरक होती है कि मैंने लिखना है, तो लिखने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास कि मैंने ड्रामा लिखना बंद कर दिया। जर्नलिज्म की तरफ मैं बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग जा नहीं सकता था कि मैं जर्नलिज्म की तरफ जाऊं, तो मैं कुछ लिखना चाहता था। फिर मैंने कहा किताब इस तरह फिक्शन की तरफ आते हैं, फिक्शन लिखने का टाइम नहीं मिला, तो उसके लिए जाहिर है आपको एक फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए, कोई एक वक्त चाहिए, वो अवेलेबल नहीं हो सका कभी भी। तो शायरी जिसको कहना चाहिए, मैं तो एक जिसको कहना कि मेरा से आई एम ग्रेटफुल कि शायरी के ग्रेट आई एम थैंकफुल एक ऑप्शन आ गया जो कम वक्त में, कि मैं अगर आज कुछ लिख रहा हूँ तो अगर मैं हफ्ता कुछ नहीं भी लिख रहा, कुछ नहीं भी कर रहा, तो मुझे गुजारा हो जाता है। और शायरी सारी चीज ऐसी है कि वो खुद ही लिखवाती रहती है अपने आप को, आप ना भी चाहें लिखना तो खुद पीछे पड़ जाती है आपके, मतलब यू नो इट। अच्छा, क्या होता है ड्रामे का आपने बाप भाई जिक्र किया, एक तो ड्रामा क्यों लिखना कम कर दिया या खत्म कर दिया, और दूसरा ये कि आजकल जो ड्रामे के मौजुआत हैं वो अजीब हैं। यानी कि पहले चले हम क्रिटिसाइज करते थे कि जी उसमें कोई बादाखोरी नजर आ जाती है या हमने बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं या कोई उरियानी का अंसर आता है। अब कुछ ऐसे मौजुआत हैं जो हमारे सोशल फैब्रिक को खराब करते हैं, जैसे
बहुत ज्यादा एक्सीडिंगली नजर आता है। दो बहनें हैं, उनके साथ एक ही शख्स जो है वो इन्वॉल्व है, बहनोई के साथ जो है वो मरासिम, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, जो आपकी इनिशियल जो अपब्रिंगिंग है, जिसमें एक औरत अगर ये फील ही ना कर सके एक ड्रामा देखने के बाद, ये फीलिंग आ जाए उसके दिमाग में कि मैं अपनी बहन को अपने मियाँ के साथ नहीं छोड़ सकती, तो वो एक हमारा सोशल सेटअप है जिसको ये टॉपिक्स चैलेंज करते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये एकदम से इस तरह की, और एक ड्रामा नहीं है, 7-8 ड्रामों में यही एक स्टोरी रिपीटेडली नजर आती है। तो इसकी क्या वजह देखते हैं कि ड्रामे के मौजुआत इस कदर जवाल का शिकार क्यों है? वन वर्ड, भेड़ चाल है हमारा मीडिया टोटल। वो एक जगह कोई चीज हिट होती है, फिर उसको कॉपी करना शुरू करते हैं, फिर वैसे ही चलता रहता है, फिर थोड़े दिन बाद कोई नई चीज आती है, फिर उस तरफ चल पड़ते हैं। कभी जब, तो ये ऐसे ही है। देखें, अब मसला ये है कि हमारे यहाँ फिल्म रही नहीं, हमारा ड्रामा जो है, हमारी जो ड्रामा है वो फिल्म बन चुका है। फिल्म एक ऑप्शनल चीज है कि आप देखना चाहें तो देखें, नहीं देखना है तो ना देखें। टीवी ड्रामा जो है ऑप्शनल नहीं है, वो आपने देखना ही देखना। आपके बच्चे ने, आपके घर में है, वो ऑन होगा, वो देखेंगे ही देखेंगे, बाउंड टू कि आप उसको देखेंगे। तो वो हमने उसमें फिल्म का फ्लेवर आ चुका है सारे का सारा। तो ये ज्यादती है बहरहाल। और छोड़ने की वजह भी बहरहाल मेरी यही थी कि वो एकदम बहुत दिल भर गया, बहुत एक तरह काम होने लग गया। ऑल्दो मैंने पीक पे छोड़ा, जिसको कहना चाहिए कि मैं बेसिकली मैं तो लिखने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी खुद था। आई वॉज अर्निंग फ्रेंकली हैंडसमली, ठीक था, सब कुछ बहुत अच्छा था मेरे। जिस वक्त मैंने जब छोड़ा, उस वक्त भी मेरे 3 प्लेस चल रहे थे मेन स्ट्रीम चैनल्स पे। तो मैंने जिसको कहना चाहिए कि वो छोड़ने की वजह थी कि मैं उकता गया था। इसको छोड़ना, उसकी और कोई खास ऐसी वजह नहीं थी। आपका अपना लिखा हुआ सबसे फेवरेट प्ले कौन सा है? जिद और वो इश्क, 2 प्लेस। देखिए, अब खराबी देखें, आप कह रहे हैं कि हमारी ऑडियंस भी क्या चाहती है। अब आप माशाल्लाह, हमारे वो तमाम राइटर्स हयात हैं जिन्होंने सुपरहिट ड्रामे लिखे। उनमें अमजद साहब भी हैं, मुस्तनसर साहब भी हैं, हसीना मोइन भी हैं। चले, मैं 3 नाम ही ज़हन में इस वक्त आ रहे हैं। वो क्यों नहीं लिख रहे? नदीम सैयद साहब, वो असगर नदीम सैयद साहब क्यों नहीं लिख रहे अब देखा जाए तो अब तो पैसा भी है, अब तो मीडिया भी इतना ज्यादा। पहले तो एक चैनल पे वो हर साल लिखते थे जब एक चैनल था। अब 40 चैनल है, वो एक ड्रामा नहीं लिख रहा इनमें से कोई भी। क्या वजह है? लिखना तो नहीं भूल गए, वो लिख रहे हैं, लेकिन वो जाहिर है वो सब कुछ लिख ही नहीं सकते जो अब लिखा जा रहा है, या लिखना चाहते नहीं। ये कत्तन नहीं मैं कह रहा कि कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं अभी भी, कुछ लोग अभी भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा ही थ्रैश लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा भी है। लेकिन साथ वैसे आपको लगता है कि इस मामले में हमने शायरी में भी और अदब में भी हमने बहुत ज्यादा ऑडियंस सेंट्रिक काम कर दिया, यानी कि अब ऑडियंस गाइड कर रही है हमें, रादर देन ये कि हम उसके मयार को खुद एलिवेट करें। अच्छा जो राइटर होता है वो तो ऑडियंस को अपनी राइटिंग तक लेकर आता है और उसका मयार उठाता है, तो हम गिर रहे हैं ऑडियंस के मयार पे। देखो, वो अब ये जिस तरह कहना चाहिए कि ऑडियंस का मेयार भी कह लें, लेकिन वो जो बनाने वाले लोग हैं, जो प्रोड्यूसर जिसे कहते हैं, जो मुशायरा कराने वाले लोगों पे डिपेंड करता है ना। मुशायरा कराने वाले लोग किन लोगों को बुलाते हैं और किन को नहीं बुलाते हैं। अब मैं इसको कहना चाहिए, आप इसको इस मिसाल ऐसे ले लें, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो लोग मुशायरे में पढ़ते हैं और जो मुशायरे में नहीं पढ़ते, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हैरान होता हूं कि वो क्यों मुशायरों में नहीं होते यार ये लोग। अभी हमने आप भी कोई महीना पहले जो 2-3 लोगों को सुना, आप भी साथ थे, वो उन साहब को सुन के मुझ पे तो बिल्कुल हो गया कि ये क्यों नहीं हमने कभी सुने पहले, किसी मुशायरे में क्यों नहीं होते। बिल्कुल सज्जाद बलोच साहब हैं, तैमूर साहब की बात करो, तैमूर साहब जो थे, उनको सुन के जिसको कहना कि एकदम बिल्कुल सहरकारी हो गया था, बिल्कुल दिल का। अखलाक डोगर भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। उस्मान अख्तर साहब हैं, कहाँ है? मैंने तो कभी उनको किसी मुशायरे में नहीं देखा। वो जिसको कहना चाहिए, वैसे वो उनसे अच्छा कोई नहीं है मेरे ख्याल में। वो मतलब जो टॉप 8-10 शायर उनमें जरूर होंगे हैं, वो टैलेंट होते ही नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बस। तो ये जिसको कहना चाहिए ना कि जिसको कहना चाहिए कि जो लोग, जिन लोगों ने मैदान सजाए हुए हैं, उनके हाथ में होता है सारा।
अच्छा, एज ए प्रोड्यूसर, यस, प्रोमोटर, प्रोड्यूसर, ये सारे यही होते हैं जी। अच्छा, आप एज ए मुसन्निफ प्रोड्यूसर किसी कई या नए प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और आपका अपनी शायरी को लेके आगे क्या प्लान है? हाउ डू यू सी दिस होल थिंग एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, एज ए शायर? क्या प्लान्स हैं आपके? देखें, अब मैं लिखना चाहता हूँ, और लेकिन मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा, जाहिर है, लेकिन अब वो शायद सीरियल नहीं होगी। अब शायद कभी लिखूंगा तो फिल्म लिखूंगा और फिल्म खुद बनाऊंगा शायद कभी। अब है, जरा कुछ वक्त मिलेगा तो ये शौक है, अब एक शौक पूरा करूंगा ही है, लेकिन उसका सब्जेक्ट भी ज़रा डिफरेंट होगा। बाकी शायरी तो जिसको कहते हैं, पहले भी मैंने कहा, चिपक जाती है, आप खत्म भी करना चाहते हैं तो नहीं होती है, तो वो अब चिपक गई है। मेरा ख्याल था, क्योंकि मैं हूं ऐसा थोड़ा सा, कि मैं जब किताब आएगी तो मेरा क्रेज खत्म हो जाएगा। वो एक होता है ना कि एक जिसको कहना चाहिए एक जिसको कहना चाहिए कि एक पीक, कोई एक पीक जहन में होती है कि ये पीक आपने अचीव कर लिया तो खत्म हो जाए, लेकिन वो मेरे उसके बाद मुझे ज्यादा हो गया, जिसको कहना चाहिए कि वो मुझे अंदाजा हो गया कि अब ये मेरे साथ ही जाएगी, अब वैसे नहीं मैं खत्म कर सकता। तो शायरी तो होती रहेगी, दुआ है कि अच्छी भी हो। असल बात यह है कि अब अगली किताब जो आए वो इससे अच्छी हो तो फिर ही बात है। जो बड़ी रेयर होता है वैसे कि दूसरी किताब और तीसरी किताब अच्छी हो, सबसे बड़ा होता ही इंसान को यह है कि आपकी माशाल्लाह से जो आपकी अप्रोच है और जिस ह्यूमिलिटी से आप काम कर रहे हैं और जो हमें नजर भी आती है, वो डेफिनेटली आप इंशाल्लाह जैसे जैसे और लिखते जाएंगे और इम्प्रूव करेंगे और ज्यादा हमें बेहतर काम मिलेगा, ये इसका हमें यकीन है। अच्छा अतबाब भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी है आपकी, पढ़ने को हमें मिलती है। मुझे तो मैं तो जाती तौर पर समझता हूँ कि आप खास आपका एक डिक्शन है और बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं आप। अतबाब भाई, हमने इस शो में ये कोशिश की कि थोड़ा सा जो अदबी शो का एक बेसिक फॉर्मेट होता है जिसमें सारी चीजें जो है वो एक मोनोटोनस तरीके से जरा स्लो चलती हैं, हमने इसमें एक रैपिड फायर राउंड रखा है जिसमें आपसे कुछ सवालात करेंगे जो अदबी सवालात हैं, लेकिन उसमें जिस तरह आपसे जो कोई अगर हम एक लफ्ज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं तो उस लफ्ज से जो भी आपके जहन में पहला लफ्ज या फिक्रा आए आप वो अनायत करें, और इसी तरीके से कुछ और सवाल। तो ये रैपिड फायर आपके साथ खेलेंगे। सबसे पहले ये चंद अल्फाज हैं, इन अल्फाज में से जिस लफ्ज पे जो रिस्पॉन्स आपके जहन में पहला आए वो अनायत कीजिएगा। आफ्ताब अकबर। असबाफ अबरक। और अतबाफ अबरक। आफ्ताब अकबर। मोहब्बत। वालदैन। शायरी। मोहब्बत। सुकून। घर। मुशायरे। लड़ाइयाँ। सही है। और ड्रामा। अब नहीं होता। अच्छा, सही। ये फिल्म है बेसिकली, अब ये फिल्म चलती है। अब हमने ये सवाल समथिंग वेरी क्लोज टू लाइफ। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, वैसे तो हमने एक सवाल है जो तकरीबन सबसे किया, लेकिन आपसे करना तो ज्यादा इसलिए बनता है, ये वाला हमारा रैपिड फायर में वर्ड्स में, कि आपके वो नजदीक नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब से आपके जहन में क्या आता है? अच्छा, इसका मैं तफसीली जवाब भी देना चाहता हूँ। बिल्कुल दें। दोस्त, नॉट ओनली कि वो मेरा दोस्त है, बल्कि मुझे भी दोस्ती की फीलिंग उसके साथ आती है। आई कैन डू, जिसमें मुझे लगता है कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम एंड ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी, जो इंसानी लेवल पे हो सकता है। ही कैन नॉट बिट्रे मी, मैं उसको बिट्रे नहीं कर सकता, वो मुझे चीट नहीं कर सकता, मजबूरी और चीज है। दोस्त। बाकी मैं इसका तफसीली जवाब इजाजत से देता हूँ। जी, सही है। अच्छा, असातिज़ा में कौन से शायर से आप इंस्पायर्ड हैं? बचपन में मैंने शायरों को पढ़ा, सारे मेरे उस्ताद हैं, और बाद में मैंने हर शायर को पढ़ा।
उनमें मीर से लेके मैंने नासिर काज़मी साहब को बहुत पढ़ा है, ढूंढ के पढ़ा है। मैंने फैज साहब को पढ़ा है, इकबाल को सबने पढ़ा है, मैंने गालिब को पढ़ा है। तो यही शायर है इनको मैंने ढूंढ के और कोशिश करके पढ़ा है। लोगों का ख्याल है कि मैं बहुत शुरू में बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद बहुत ज्यादा मैं इंस्पायर हूं जॉन एलिया से, लेकिन सच्ची बात है मैंने उनको इतना ना पढ़ा है। वो अब पढ़ा है शायद बाद में। शुरू में जब मैं लिखना शुरू किया मैंने उनको बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो जब उनकी शायरी जब किताबी शक्ल में आई तो वो जाहिर है जिंदगी उस वक्त मुआश के चक्कर में थी, तो इन सबको वो जाहिर है कॉलेजेस में पढ़ लिया था, तो इस वजह से उनको मैंने बाद में पढ़ा। अच्छा, मैंने जी 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 कंटिन्यू। जी आप दौरे हाजिर के सबसे पसंदीदा शायर आपके कौन से हैं? अब एक नाम लेना ना, अपने पर्सनल ताल्लुकात की वजह से मैं कहता हूं मुझे अच्छे लगते हैं, वो अब्बास ताबिश साहब हैं। उसमें पर्सनल ताल्लुकात भी हैं, जाहिर है वो शायर भी बड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई भी कहेगा तो मैं उन्हीं को पिक करूंगा। एक शायर कहेंगे तो वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और वैसे बेसिकली इस बारे में मेरी राय है कि मुझे कभी भी शायर से इंस्पायर हमें होना भी नहीं चाहिए, हमें शेर देखना चाहिए। बहुत अच्छे शेर जिसको कहते हैं ना कि मैं हमेशा शेरों से होता हूँ बाज़ औक़ात, अगर देखा जाए वैसे। अगला सवाल भी ये है कि आपका दौरे हाजिर का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा? देखो शेर बहुत सारे हैं, मैं वो एक शेर नहीं कहूंगा, एक शेर नहीं, मैं किसी को भी कहूंगा, बहुत सारे शेर हैं। मैंने तो ताबी साहब का नाम भी इसलिए लिया है कि मैं ताबी साहब को पर्सनली उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, ताल्लुक की वजह से भी और शायरी की वजह से, तीनों चीजें मिला के कह रहा हूँ। शेर के मुतालिक मैं बहुत सारे शेर बहुत अच्छे शेर हैं। मुझे आगे वालिद के शेर बहुत, मुझे जिसको कहते हैं कि मैं वो कह रहा हूँ नालायकी है कि मुझे जब उन्होंने मिले, उन्होंने शेर पढ़ा तो मुझे तब पता लगा ये शेर उनके हैं। मैंने पढ़े हुए थे सारे, क्योंकि होता अक्सर ही है कि हम जब फेसबुक के जो जिनकी तालीम और तरबियत फेसबुक पे ही होती है, उनको पता ही नहीं होता नाम, जाहिर नीचे नाम तो वो अब रिवाज कुछ हुआ है प्रेशर से, जाहिर है सब लोगों ने प्रेशर डालना शुरू किया नाम जरूर दें। मैं तो नाम नहीं देता, उनको ब्लॉक कर देता हूँ वैसे ही, ताकि खत्म करें कि जिन लोगों जो शायर का नाम ही नहीं देना पसंद करते। तो बहुत अच्छे शायर हैं। ताबी साहब के शेर मुझे बहुत कुछ अच्छे लगते हैं, उस्मान साहब के शेर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ बहुत सारे लोगों के। आपका एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपको वो लहजी में बता दूंगा, आपने बनाया था उसने, दिल खुश कर दिया आपने। हाँ, अभी मैंने काशिफ की एक पंजाबी सुनी है गजल, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया। सुनी है, बहुत शुक्रिया। मैं तारीफ नहीं कर रहा, वाकई मैं हुआ, और ऑनेस्टली मैं तो देखिए बिल्कुल जिसको कहना हार्ट दिल से बात करनी चाहिए। जब आपको लगे ना कि जब आपको कोई भी चीज लगे ना कि ये यार ऐसी मेरी भी होनी चाहिए थी, अगर कोई कहता है ना उसको ऐसा फील नहीं होता तो वो झूठ बोलता है। कोई बंदा कहता है ना कि कोई चीज अच्छी लगे और ये जहन में ना आए कि ये ऐसी मेरी भी होनी चाहिए थी, मैं भी कुछ ऐसा करूं, तो वो मेरा गलत। ये एक अरसा में मेरी पर्सनल कैफियत ये रही है, एक अरसा कि मैं जिस शायर का कोई शेर पढ़ता था मैं कहता था यार ये ऐसा क्यों नहीं कहा गया। हाँ, तो वही बात है कि अगर कोई भी चीज, मैं शायर की बात नहीं कर रहा, वो आपको रंग अच्छा लगे, किसी ने कमेज अच्छी पहले तो आपको ख्याल आता है कि मैं भी दूंगा। काशिफ भाई तो जमीन पे गजल ही कह देते हैं ना, वो फिर लोग कमेंट कर रहे होते हैं, कहते हैं जिसने झंडा गाड़ा जमीन उसी की होती है। हाँ काशिफ का कोट देख के मैंने सोचा कि मैं इस रंग का कोट जरूर बनवाऊंगा, जैकेट जरूर बनवाऊंगा, तो मैं इंस्पायर हूँ। सही है। तो अगर ऐसा अगर ये चीज अगर मेरे नहीं आ रही तो इसका मतलब मुझे पसंद भी नहीं आ रहा है, कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये पहनूं या मैं ये ऐसा खाऊं या मैं वैसा लूं। पसंद आएगी कोई चीज तो आपको होगा। अच्छा भाई, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमने मेल पोइट्स की बात की है, लेकिन इस करंट एरा की पोइटेस आपको शायरा कौन सी पसंद है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि परवीन शाकिर के बाद हम इस मामले में काफी तलाश से गुमशुदा वाले हालात। या मैंने ख्वातीन शायराओं को बहुत कम पढ़ा है, जिनको पढ़ा है मैंने फरीहा को पढ़ा है कुछ थोड़ा सा, वो अच्छा लिखती हैं और अच्छा
सबसे बड़ी जिसको कहना चाहिए कि संजीदा लिखती हैं। वो होता है ना कि शायरी में, ख्वातीन की शायरी में संजीदगी ढूंढना बाज़ बात मुश्किल हो जाती है, सॉरी टू से। वो अच्छा लिखती हैं। फरिया नकवी अच्छा लिखती हैं, नौशी गिलानी अच्छा लिखती हैं बहुत। ये मेरी पर्सनल है। जो हम नए लोग, मतलब नए से मुराद है कि जो हमारे अहद के हैं। सही है। अच्छा, शायरी के ड्रामा? अब तो शायरी। सही। अतबाफ अबरक या आफताब अकबर? अगर मेरे बस में हो तो सिर्फ आफताब अकबर, लेकिन अब वो मेरे बस में नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश की। किताब से पहले भी मेरे वालिद साहब का भी ख्याल था कि मैं अपने नाम से किताब छापूं। मैंने इस कोशिश को करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक दो दफा अपने नाम से शेयर देना शुरू किया, तो उसका रिस्पांस बड़ा धुआंधार किस्म का आया कि नहीं वो वही होना चाहिए लोगों का। तो बहुत वाफबर की। अब मुझे दोबारा आप हमारी फ्रेटर्निटी के हीरो है ना। फिर कोई राजकुमार, दिलीप कुमार, ये फिर अपने नाम से तो नहीं काम करते ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे इल्म में होता फ्रैंकली पहले दिन से कि मैं संजीदगी से शायरी की तरफ चला जाऊंगा, तो मैं शायद कभी ना बदलता, ऑनेस्टली। लेकिन वो जिसको कहना चाहिए कि वो तो जिसको कहना चाहिए अपना एक शौक पूरा करने के लिए, जिस तरह कोई बच्चा छुप के सिगरेट पीता है, तो वो वही सादा की छुप की शायरी शुरू कर दी। तो सही। अच्छा, कौन सा प्ले राइटर जो है वो आपको इंस्पायर करता है और वो इंस्पिरेशन आपको ज्यादा बेहतर लिखने पे जो है पुश करती है? लिखना मैंने शुरू किया अमजद साहब की वजह से। फ्रैंकली मैंने ड्रामा को लिखने का सीखा भी अमजद साहब के लिखे हुए से पढ़ के मैंने सीखा कि कैसे लिखना, ड्रामा ऐसे लिखा जाता है। वो इंस्पायरेशन 100% वो थे। क्योंकि बाकी मेरा ख्याल उस वक्त कराची में तो सारी डोमिनेट कर रही थी, ख्वातीन थी, बजिया थी और हसीना मोइन थी उस वक्त जब मैंने लिखना शुरू किया। तो मेल में जाहिर है इधर ये थे, असगर नदीम सैयद साहब थे, मुस्तंसर साहब लिखते थे तब। तो और अब खलील रहमान कमर, देयर इज नो डाउट। लेकिन उनका कोई दुश्मन भी होगा, उनसे 1000 इख्तलाफ होंगे किसी के लिखने के बारे में भी, सब चीजों के बारे में, लेकिन वो ही इज द बेस्ट इस वक्त। मेरा नहीं ख्याल उनका दुश्मन भी, जिसको कहते हैं ना कि वो दुश्मन ज्यादा पालते हैं, उनके दुश्मन भी यही कहेंगे कि वो अच्छा। लेकिन ड्रामा वो कमाल लिखते हैं और डायलॉग भी कमाल लिखते हैं और स्टोरी भी। मैंने बहुत महसूस किया ये चीज कि वो जिस फ्लो में ड्रामे को लेके जाते हैं और जब स्टेज बाय स्टेज वो ड्रामा आपको ग्रिप्ट करके रखता है। मैं अभी रिसेंटली एक ड्रामे के हवाले से मैं घर पे बात कर रहा था कि शुरू के कुछ एपिसोड्स बड़े खुशगवार थे, बड़े मजेदार थे, और अब वो ड्रामा एकदम से स्टैग्नेंट हो गया। तो वो बड़े अच्छी स्टार कास्ट और सारा कुछ, लेकिन वो ड्रामा स्टैग्नेंट हो गया बिकॉज वो जो एक उसका क्लाइमैक्स था वो कहीं मिड प्ले ही उन्होंने उसको वो अचीव हो गया। तो जो कमर साहब की जो वो एक स्क्रीन प्ले जो क्रिएशन होती है और जो सारी फिर जो फ्लो है ड्रामे की और वो अपने क्लाइमैक्स तक जाने में, वो तो कमाल है। वो एज अ प्ले राइट तो ही इज फिनोमिनल। यस, ही इज। अच्छा, और ये बताइएगा कि कोई एक ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट? क्रेजी फैन मोमेंट चले, लगता है बहुत ज्यादा। नमाज पढ़ने गया मैं छोटा सा वाकया सुना देता हूँ। अच्छा। तो मैं सबसे पीछे पढ़ के सबसे पहले निकल आता था। तो मस्जिद के जो कारी साहब थे, जो मुअज्जिन थे और जो नमाज पढ़ाते थे, इमाम साहब, वो मेरे पास आए और मुझे कहते हैं आप अतबाफ अबरक को जानते हैं? मैं थोड़ा सा एकदम जिसको कहते हैं कि आउट ऑफ बिल्कुल, जगह भी ऐसी थी और बिल्कुल सवाल भी ऐसा था। तो मैंने कहा जी, मैंने बिल्कुल जाहिर है संजीदा माहौल था, मैंने कहा जी मुझे ही कहते हैं। तो मुझे कहते हैं कि मैं आपका फैन हूं, मैं पढ़ता हूं आपको। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। और कहते कि मैं
उन्होंने दुआ दी कि मैं दुआ दूंगा, बड़ा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं, मैं आपको बड़ी मुबारक देता हूं कि एक शायर भी नमाज पढ़ता है। अब उनका कॉन्सेप्ट था ना कि शायर लोग तो बेचारे इस होते हैं, तो मैंने लोग कहा कि जनाब मैं भी अल्लाह का शुक्रगुजार हूं और सब कुछ हूं कि एक नमाज पढ़ाने वाला भी शायरी पढ़ता है। तो डेट वाला जिसको कहना कि उनसे गुफ्तगू है वो मुझे हमेशा याद रहती है। वैसे ही नहीं, हम तो आपकी नमाजों को ना बतौर सनद पेश करते हैं। मैं कल परसों बात कर रहा था, मैंने कहा मैं अतबाफ भाई के साथ ट्रैवल करने वाला हूँ और आप बेफिक्र हो जाएं, वो नमाजी परहेजगार शख्स हैं। क्योंकि शायरों के साथ ट्रैवल करने में ये भी एक मामला कई दफा परेशान कुन तरह रहता है ना कि वो उनकी एक्टिविटीज क्या होंगी। तो वो मैं घर पे ये कि मैं कह जी वो नमाजी परहेजगार शख्स हैं, आप फिक्र ना करें, मैं उनके साथ ट्रैवल करूंगा तो सही रहूंगा। आफ्ताब भाई ये तो आपने बहुत मस्जिद की हदूद में बड़ा ही एक सेफ वाकया सुना दिया हमें फैन का, जो कि है तो बहुत खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा मस्जिद की बाउंड्री से बाहर कोई ऐसा वाकया? इसके अलावा नहीं, मेरा ख्याल है वो मैं ऑनेस्टली बताऊं, आम जिंदगी में बहुत कम होता है कि मुझे अतबाह के हवाले से लोग जानते हैं, बहुत कम होता है। मेरी किताब आने के बाद जाहिर है जो कुछ थोड़ा सा हुआ, तो 1.5 साल से वो जो घर से बाहर निकलो तो वो नकाब पहना होता है, हमने मास्क लगाया होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो सूरत हाल है वैसे। लेकिन ये एक बात है कि मैं आपस में जो है मैं शुक्रगुजार हूं इस बात का कि मुझे जिंदगी में नेगेटिव रिमार्क्स का सामना नहीं कर, जो मैं मेरे लिए है भी मुश्किल काम मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे नेगेटिव रिमार्क्स का, नेगेटिव कमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि मैं जाहिर 10 फेसबुक तो चीज जगह ही ऐसी है कि अक्सर जरा सी बात हो तो गाली गलौज से काम शुरू हो जाता है। खैर वो मेरी खुद की आदत नहीं है ऐसी कि मैं करूं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का भी, अपने दोस्तों का, फ्रेंड्स का भी, कि ऐसे ही नौबत कभी आई नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इन योर ओपिनियन आपको सबसे ज्यादा जो पुरकशिश एक फीमेल या एक शायरा, जो फीमेल शायरा या शायरा कह लें, जो मीडिया पर्सन भी हो और एंटरटेनर भी हो और शायरा भी हो, आपके जहन में क्या आता है? देखिए वो तो परवीन शाकर ही थी, अब वो है नहीं। शी वाज द बेस्ट। इन तीनों कैटेगरीज में से कोई भी, यानी कि कोई एक एंटरटेनर या एक मीडिया पर्सन या एक पोएटिस्ट, अगर आपको चूज करना हो कि इनमें मतलब खवातीन परफॉर्मर्स में से आपको कौन सी ज्यादा अट्रैक्ट करती है? एक्टर्स भी हो सकते। अट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अट्रैक्ट? मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी, जिसकी पर्सनालिटी आपको ओवरऑल अच्छी है। अच्छा चलें, काजल ले लें फिर आप। मैं तो जो देखता हूँ वही बताऊंगा। अगर आप पंजाबी सिनेमा देखते हैं तो मैं पंजाबी सिनेमा की, इंडियन पंजाबी सिनेमा। असल में काशिफ भाई, हमारी भाभी जो है ना वो हर मुशायरे में साथ होती हैं और वो ये इंटरव्यू भी देखेंगी, इसलिए अतबाफ भाई जो है वो थोड़ा मोहतात ही रह रहे हैं। हाँ, ये लगता है। हाँ, लेकिन वो मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ काम भी किया हुआ है, वैसे ऐसी बात नहीं है, वो जानती हैं सारा कुछ, ऐसा कुछ है नहीं, कोई खतरा नहीं है इस तरह का। यही सवाल आगे था कि हमारी भाभी शायरी की शौकीन है, जब वो किसी शेर पे आपसे ये पूछती है ये शेर किसके लिए लिखा है, तो आप क्या जवाब देते हैं? ये मुझसे भी सवाल होता है, ये मेरे ख्याल से हर शायर से, घर से ये सवाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, शायरों के साथ ये आप क्या जवाब देते हैं? मेरा ख्याल आप विद पैसे और टाइम में उनको यकीन आ चुका कि ये किसी के लिए लिखा गया, ये एक शेर है, ये कैफियत है, ये कहा गया है। वो शुरू में होता था कि ये कौन है, क्या है, फिर उसको अंदाजा हो गया कोई नहीं, ऐसा कोई चीज ऐसी है नहीं। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि बड़ा ही दिल टूटा हुआ है, दिल जला है, मजालिम हुआ है शायर के ऊपर, तो शायरी शुरू की है। ऐसा होता भी है, ये नहीं कि ऐसा होता भी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हो भी। सिर्फ मेरा ख्याल है आपकी फीलिंग्स, आपको फील जिसको कहते हैं ना कि एहसास हो, और शायरी के लिए एहसास जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपको ऐसा वो तकलीफ भी हो, तकलीफ और चीज है, एहसास और चीज है। अगर आपको तकलीफ नहीं भी है तो शायरी हो सकती है, लेकिन एहसास नहीं है तो फिर शायरी नहीं हो सकती। जी अतबाफ भाई, आप ये फरमा रहे थे कि खलील रहमान कमर साहब के हवाले से आप कोई खुसूसी पैगाम देना चाहते हैं, खुसूसी बात करना चाहते हैं, तो आप उस हवाले से जो कहना चाहते हैं वो बताओ। देखें, खलील साहब के साथ थोड़ी सी जिस तरह की तबीयत है उनकी, थोड़ी तेज तबीयत के मालिक हैं, बिल्कुल ठीक है।
बात मैं यहां से शुरू करता हूं कि हर बड़े आदमी की खराबी भी बड़ी होती है, छोटे आदमी की खराबी छोटी होती है, क्योंकि उससे फर्क ही कोई नहीं पड़ा होता। बड़े आदमी में जरा सा भी कुछ खराबी पैदा करता है तो उसकी खराबी बहुत, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, वो नजर बहुत ज्यादा आती है। तो खलील साहब जरा सा भी उनसे कुछ चूक हो जाती है, और होती है, जाहिर है, ये बात नहीं है, ही इज माई फ्रेंड, थोड़ा सा एक जिसको कहना चाहिए ना कि वो अक्सर ऑफ साइड हो जाते हैं बेचारे बातों में, वो इतनी ज्यादा उनको फंसा दिया जाता है। एक ही इशू पे, कभी वो औरत मार्च के इशू पे वो बिल्कुल सही है, उस औरत मार्च में उसको उनके पार्टी को सपोर्ट करता हूं, उनको निगेट नहीं कर रहा, लेकिन वो इस तरह फंसा दिया जाता है, कुछ इस तरह के लीडिंग क्वेश्चन को किए जाते हैं कि वो बात आगे निकल जाती है। ये तो एक मसला है खलील साहब का। दूसरा, उनकी शायरी की तरफ आ जाए। उनकी शायरी पे मैंने पिछले कुछ दिनों में बड़ा, जिसको कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म सुन रहा हूँ हर तरफ से, कि वो क्यों लिख रहे हैं, वो बेवजन लिख रहे हैं, वो ठीक नहीं लिख रहे, और वो ऐसा कर रहे हैं। ये फैसला मेरे ख्याल ऑडियंस को करने दें। और जिन लोगों को एतराज है कि वो, जिन बड़े शायरों को या जिन लोगों को भी एतराज है कि वो ठीक नहीं लिख रहे, तो उनके इनबॉक्स में जाएं, उनको बताएं कि सर ये आपने ये चीज ठीक नहीं लिखी, इसको ठीक कर लीजिए, या ऐसे नहीं ऐसे होता है। वो हम अलग ऐलान जो कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि वो जनाब वो एक राइटर हैं, वो शायर नहीं है। तो मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि उसने स्टार्टेड हिज कैरियर एज पोएट, वो तो उसने लिखना छोड़ दिया, और वो बेसिकली, क्योंकि जिसको कहना चाहिए ना कि वो गजल गो शायर, शायद वो इतने अच्छे हैं, ये नहीं कह रहा, लेकिन उनका बेसिकली नज़म है उनका, तो वो नज़म लिखते हैं। और बाज़ लोगों को बहुत उन पर एतराज होता है, अक्सर लोगों को एतराज है। मुझे पहले नहीं मालूम था, वो मैंने अब पढ़ा है, अब देखा है कि अक्सर लोग, और मेरा नहीं ख्याल खलील साहब ने खुद बड़ा, जिसको कहते हैं ना, कभी सीने पे हाथ रख के कहा हो कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। और ये तो क्लेम जरूर करते होंगे, करते हैं कि वो अच्छे राइटर हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कभी बहुत अपने शायरी का क्लेम कभी नहीं किया है। लेकिन बहरहाल किसी को एतराज है तो मैं फिर भी कहता हूं कि वो शायद 20 शायरों से अच्छा लिखते होंगे। और अगर सिर्फ जिसको कहना है, जिस तरफ आपने भी एक दो दफा जिस तरफ इशारा किया, एक दो प्रोग्राम में मैंने एक दो जगह आपसे भी गुफ्तगू हुई, हो सकता है कि रमूज और अरूज में 19-20 हो सकता है, ओके, वो हर हो सकता है, लेकिन ख्याल शायद, अगर जिसको कहना जितना पुख्ता उनका, और ख्याल में जितनी रवानी और ख्याल में जितनी काट है, शायद किसी में ना हो, अहदे हाजिर में शायद किसी बंदे में ना हो। तो ये बहरहाल मैं तो ये कहूंगा, जो उनके नकाद हैं, उनको बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि उनमें कुछ कमी है अगर, तो उनको, अदरवाइज तो वो फारिग कर दे सारों को। ही सच अ टैलेंटेड पर्सन, और वो कभी सीखेंगे भी नहीं। बहरहाल वो जिसको कहते हैं कि वो सीखने वाले इंसान नहीं है खलील साहब। खलील साहब जो समझते हैं सही है, वही सही होता है। तो वो एक बड़े अदीब हैं, मैं लफ्ज अदीब यूज करूंगा, राइटर, प्ले राइटर या शायर नहीं, जो एक बड़े अदीब हैं, शायद दौरे हाजिर के सबसे बड़े अदीब हैं। तो बहरहाल ये एक दोस्त की हैसियत से भी कह रहा हूँ, और एक मैं क्रिटिक की हैसियत से भी कह रहा हूँ, और एक शायर की हैसियत से भी कह रहा हूँ, और एक ड्रामा निगार की हैसियत से भी कह रहा हूँ कि वो हैं, उनसे मेरी बड़े इख्तिलाफात हैं। शायद आम किसी, मतलब आप खलील साहब से कभी अलहदगी में पूछिएगा, जितने खलील से मेरे इख्तिलाफात रहते हैं जिन मसाइल पे, जाहिर काम के हवाले से, चीजों के हवाले से, उतने किसी के भी नहीं होंगे। लेकिन मैं उन सब इख्तिलाफात के बावजूद ये मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि शायद वो दौरे हाजिर के सबसे पॉपुलर भी लफ्ज यूज कर रहा हूँ, पॉपुलर और बेहतर अदीब हैं। बस मैं खलील साहब के बारे में ये कहना चाहता था, क्योंकि वो एक दो प्रोग्राम में मैंने देखा है, रिसेंटली देखा कि लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि वो शायरी क्यों करते हैं। तो वो फिर भी जो कुछ भी है, बहुत से अच्छे शायरों से अच्छे शायर हैं, बहुत से अच्छे शायरों से अच्छी शायरी कर रहे हैं। अगर किसी की कोई चीज पसंद नहीं आ रही, अब होता ही है, क्या हो सकता है मुझे भी उनकी शायरी सारी पसंद नहीं होगी, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेंगी शायद, लेकिन वही बात है ना कि हम जो बड़े शायर भी होते हैं, अगर हम उनकी सारा का सारा कलाम उठा के देखें, उसमें से 25 अच्छी चीजें निकाल दें और बाकी चीजों को छानना शुरू करें, हम कहेंगे इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है यार। बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा शायर है तो उसकी 50, तो वो हर चीज अच्छी नहीं कही होती, हर बंदे ने हर चीज अच्छी नहीं कही। वो चूंकि मल्टी फैसेटेड हैं, तो अब जैसे अब आप एक एडवर्टाइजर हैं, एडवर्टाइजमेंट ताल्लुक रखते हैं, अगर मैं बहैसियत शायर जाना चाहता हूँ या बहैसियत रिसर्चर जाना चाहता हूँ, अगर मैं आपको ये बताने लग जाऊं कि एक बिलबोर्ड की कितनी कीमत होनी चाहिए, और फिर मैं कहूँ कि यार ये जो बिलबोर्ड है ये इस तरह से प्लेस होना चाहिए, इसके ऊपर टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए, और आप वो काम 25 साल से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी जगह पे
आप मुझे उसमें करेक्ट करने की या स्नब करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से वो इस तरह से मामला हो जाता है कि जैसे आपने कहा कि खलील साहब सीखने में बिलीव नहीं करते हैं, तो वो फिर शोरा को ये आउटलेट भी नहीं मिलता। नहीं, वो खुद कहते हैं ये बात। देखिए, हर बंदे का, वही बात है ना, हर बंदे का टेम्परामेंट है। मैं आपके प्रोग्राम में सुन रहा था, जो लोग आए उसमें शकील साहब भी थे, उसमें ताबिश साहब भी थे। उनका कहना है कि उस्ताद के बगैर शायरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक असूल है कि उस्ताद सीखे बगैर शायरी नहीं होती। मैं भी कहता हूँ सीखे बगैर नहीं हो सकती, लेकिन वो सीखने का अमल जरूरी, जिसको कहते हैं कि वो, क्योंकि अपने बारे में मैं कह रहा हूँ, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन सीखने का अमल में ये जरूरी नहीं है कि आपका उस्ताद कोई फिजिकल और शायरी हो तो फिर आप सीखेंगे। अब सीखने का एक नया मीडियम भी आ गया, तो शायद कुछ लोग उससे भी सीखना शुरू कर देते हैं। तो खलील साहब का भी असल में ये है कि शायरी सीखी नहीं जा सकती। यू नो इट, कि शायरी सीखी नहीं जा सकती है, उसके रमूज सीखे नहीं जा सकते। ये गॉड गिफ्टेड चीज है और ऐसे ही चलनी चाहिए। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं पर्सनली आपका शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए, और काशिफ भाई भी, मैं यकीन करता हूँ कि इन सेंटिमेंट्स में मेरे साथ होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम शायरों को इंटरव्यू करते हैं, और जब हम करते हैं तो वो जो भी ओपिनियन उनकी होती है वो इस शो के होस्ट की पर्सनल ओपिनियन नहीं है, वो उस गेस्ट की ओपिनियन है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए कि आपने आज इतने अच्छे कलमात खलील साहब के लिए कहे। और जब ये शो चलेगा, डेफिनेटली जैसे हम वो हेडलाइंस बनाते हैं जिनमें कोई सख्त बात होती है, इस दफा हम वो हेडलाइन बनाएंगे जिनमें आपकी तरफ से एक बहुत पॉजिटिव बात होगी, और मैं यकीन करता हूं कि खलील साहब उसको देखेंगे। और मेरी अपनी पर्सनल बड़ी अच्छी एसोसिएशन है उनके साथ, मेरे वालिद साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी एसोसिएशन है। हम डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से कभी भी ये नहीं चाहते कि कैटेगोरिकली किसी शख्स को बेवजह टारगेट किया जाए। आज उनके हवाले से आपने बड़ी पॉजिटिव बातें की, और मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हाँ, लेकिन कोई एक हेडलाइन लगाते हुए जरा ख्याल रखिएगा, खलील को हार्ट अटैक ही ना हो जाए कि मैंने उसकी तारीफ की है। नहीं, असल में ना, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बात ये है कि देखें, हर इंसान का एक अपना स्टैचर होता है और वो उसके हिसाब से चीजों को देखता है। हमारा असल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खासतौर पे खलील साहब का लेटली बहुत सारा मीडियाज पे भी चलता रहा, और उसमें खासतौर पे वो औरत मार्च को लेके बहुत लोगों ने उसको जो है फैलाया भी और उस पर बेवजह बात भी की। हमारा मीडिया जो है वो नेगेटिविटी पे थ्राइव कर रहा होता है, और वो जहां पे देखता है ना कि कोई उनको ऐसी कोई चीज मिलती है, तो फिर वो प्रोब करते हैं इन लोगों में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि खलील साहब जो हैं, उनको वैसे तो एक दो प्रोग्राम्स में मैंने उनको काफी सब्र का मुजाहरा करते भी देखा है, लेकिन आखिरकार वो उनका सब्र टूट जाता है। तो वो जानबूझ के करते हैं और वो चाहते हैं कि कंट्रोवर्शियल सिचुएशन क्रिएट हो। तो बाकी ये चीजें तो कमियां किसमें नहीं होती, हम सब में हैं और होती। और लेकिन वो देखिए, वो एक पैकेज होता है, बिल्ट होता है। अगर खलील साहब की तबीयत जो खलील साहब की है वो ना हो, तो शायद कभी अच्छा लिख भी ना सके। उनके कैरेक्टर भी ऐसे ही नजर आते हैं कि वो हर वक्त, जिसको कहते हैं ना कि वो तलवार की नोक पे खड़े रहते हैं। कैरेक्टर भी उनके आम आदमी के नहीं, बड़ा मुश्किल होता है कि वो करना। वो खुद भी अपजाती तौर पर ऐसे कि हर वक्त वो म्यान से तलवार निकाले रखते हैं। तो वो ऐसे हैं, अगर वो ये सब कुछ छोड़ेंगे तो वो लिख भी नहीं सकेंगे। ये एक पैकेज है, वो सारे का सारा फिर वो खलील साहब है। टेम्परामेंट है उनका, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अतबाक भाई, अब ये जो नेक्स्ट सेगमेंट है, वो चूंकि हम लोग यहाँ पे 3 शायर मौजूद हैं और आपका शो है, हम आपका कलाम सुनना चाहते हैं, तो एक छोटी सी महफिल मुशायरा कह लें या एक शायरी की नशिस्त कह लें, उसका एहतमाम करेंगे और आपसे कलाम सुनेंगे। उससे पहले हम कुछ 1-2 शेर आपकी नजर करेंगे। सबसे पहले मैं चंद अशार। महे विसाल तुझे तो खबर नहीं होगी, महे विसाल तुझे तो खबर नहीं होगी कि दिल में तेरी जगह तीरगी मकी होगी। महे विसाल तुझे तो खबर नहीं होगी
कि दिल में तेरी जगह तीरगी मकी होगी। वाह वाह वो मैं नहीं तो कोई और भी नहीं होगा। वाह वो मैं नहीं तो कोई और भी नहीं होगा कि जिसके दर्द की आवाज नगमगी होगी। वाह वो मैं वाह, वाह। नहीं तो कोई और भी नहीं होगा कि जिसके दर्द की आवाज नगमगी होगी। वाह वाह बस इस तलाश में छाना है हल्काए हूरा। बस इस तलाश में छाना है हल्काए हूरा। कोई तो वाह, होगी वाह। जो उस तरह हंसी होगी। वाह 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 बस इस वाह। तलाश में छाना है हल्काए हूरा। कोई तो होगी जो उसकी तरह हंसी होगी। बहुत खूब। और शेर देखें कि दिलों की सल्तनतें फतेह कर सकेगी वो। दिलों की सल्तनतें फतेह कर सकेगी वो कि जिस जबान में तासीर अंगवी होगी। वाह 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 पलट के शहर में आया तो दम ही घुटने लगा। वाह पलट के शहर में आया तो दम ही घुटने लगा। तवक्को थी कि मेरी जान यहीं कहीं हो। बहुत खूब। बहुत खूब। वाह वाह पलट के बहुत शहर में आया तो दम ही घुटने लगा। वाह वाह तवक्को थी कि मेरी जान यहीं कहीं हो। नहीं कहनी होगी। बहुत खूब। वाह वाह मेरी जुबान पे ना आएगी दास्तान तेरी। मेरी जुबान पे ना आएगी दास्तान तेरी कि मेरी वाह, वाह। आंख तेरे दर्द की अमी होगी। बहुत वाह खूब। वाह बहुत खूब। मेरी जुबान पे ना आएगी दास्तान तेरी कि मेरी आंख तेरे दर्द की अमी होगी। बहुत खूब। वाह, और मतलब देखिएगा कि यही रकीब से मिलकर लगा मुझे अदनान। यही रकीब से मिलकर लगा मुझे अदनान। वो मेरे साथ रहेगी अगर ज़हीं होगी। बहुत खूब। बहुत खूब। यही रकीब वाह, से वाह। मिलकर लगा मुझे अदनान। वो मेरे वाह, वाह, साथ वाह। रहेगी अगर ज़हीं होगी। बहुत महे वाह, वाह। विसाल तुझे तो खबर नहीं होगी कि दिल में क्या तेरी कहना? जगह तीर की मकी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह बहुत खूब गुरनाथ। बहुत अच्छे। जी काशिफ अच्छा भाई कुछ मैं बताओ। एक छोटी बहर में गजल के बस चंद अशार। कृष्णगी की सबील जारी है। वाह। तशनगी की सबील जारी है। लोग कहते हैं नील जारी है। वाह वाह। बहुत खूब। तशनगी की सबील जारी है। लोग कहते हैं नील जारी है। बहुत खूब। दावा दावा खारिज भी हो चुका कब का। दावा खारिज भी हो चुका कब का। मुद्दई की दलील जारी है। बहुत वाह। खूब। बहुत खूब। दावा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। बहुत दावा अच्छे। खारिज भी हो चुका कब का। मुद्दई की दलील जारी है। बहुत अच्छे। आदमी 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 से बेगाना। आदमी आदमी से बेगाना। उसवाए इजराइल जारी है। बहुत खूब। वाह। आदमी आदमी से बेगाना। देखा। उसवाए इजराइल जारी है। बहुत अच्छे। और शेर है कि उसवाए इजराइल जारी है। उसका मुझे आगे शेर याद नहीं आ रहा। इसका मतलब मकता है कि बस अभी जहन में नहीं आ रहा। इतना ही मेरे जहन में। चले आज इसी पे ही ये तो काफी कुछ और भी सुना है मैंने आपसे। पंजाबी का था वही सुना दें या थोड़ा से। पंजाबी की मैं आपको छोटी एक गजल की छोटी बहर में एक और गजल है वो सुना देता हूँ। सुनाइए। उसका मतलब मुझे उसका भी याद नहीं लेकिन बहरहाल बाकी शेर अशार जो है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि की करना है आदम एक होर। सह नहीं सकदे गम एक होर। वाह। बंदा सत असमाना वांगू। बंदा सत असमाना वांगू। चम दे हेठां चम एक होर। बहुत अच्छे। बंदा सत असमाना वांगू। चम दे हेठां चम एक होर। बहुत खूब। ते बूहे
ऐतल कुर्सी टंगी, बूहे ऐतल कुर्सी टंगी, कंध टप आया गम एक होर। बहुत अच्छे, बहुत बूहे, बहुत बहुत शुक्रिया। बूहे ऐतल कुर्सी टंगी, बूहे ऐतल कुर्सी टंगी, कंध टप आया गम एक होर। बहुत खूब। ते आ फिर खिंचिए, आ फिर खिंचिए, कदी कुख चों, खिंचिए एक कुख चों, सुखां दा मौसम एक होर। बहुत आ फिर खिंचिए, ये दोबारा पढ़िएगा, कुछ डिस्टॉर्शन आ गई। अच्छा, आ फिर खिंचिए दुख दी कुख चों, सुखां दा मौसम एक होर। ते कई नमाज मसीतां कईयां, कई नमाज मसीतां कईयां, जाया की तई बम एक होर। कई नमाज मसीतां कईयां, जाया की तई बम एक होर। ते चानन डकनी कंध नूं मारो, धक्का इको दम एक होर। चानन डकनी कंध नूं मारो, धक्का इको दम एक होर। उत्ते होर चबारा छतया, थल्यों डिग्गा थम एक होर। उत्ते होर चबारा छतया, थल्यों डिग्गा थम एक होर। ते बूहे ऐतल कुर्सी टंगी, कंध टप आया गम एक होर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी अतबाफ भाई। अब जिसका सबको इंतजार है वो घड़ी आ गई। अच्छा यार, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, एक ताजा गजल है। मुझे याद, यू नो इट, मुझे बिल्कुल याद नहीं आता। मैं लिखा हुआ ही पढ़ सकता हूँ, याद मुझे बिल्कुल नहीं रहता। वैसे ये मेरा ख्याल है, ये अच्छी आदत है, मुझे लगता है। ये मेरे फोन के पीछे जो है ना वो लैपटॉप रखा हुआ है और लैपटॉप पे गजल खोली हुई। हाँ, लेकिन मैं बड़ी रश की नजरों से देखता हूँ, उनको जुबानी सब कुछ याद होता है। आज तो मुझे भी भूल गया। कह रहा हूँ मैं, जब बाजू का 10-10 गजलें सुनाते हैं, मैं कहता हूँ यार कमाल है यार, और वो भी कोई पुरानी। खैर, एक गजल है। हम पर नहीं अब उनकी नजर देख रहे हैं। वाह वाह वाह। हम पर नहीं अब उनकी नजर देख रहे हैं, देखा नहीं जाता है मगर देख रहे हैं। वाह वाह वाह, अच्छा है। हम पर नहीं अब उनकी नजर देख रहे हैं, देखा नहीं जाता है मगर देख रहे हैं। वाह वाह। जिस समत नहीं हम वो उधर देख रहे हैं, समत नहीं हम वो उधर देख रहे हैं, हम बदले हुए शामो सहर देख रहे। वाह वाह वाह। घर में थे तो बेजार थे घर बार से अपने। वाह। घर में थे तो बेजार थे घर बार से अपने, राहों में निकल आए तो घर देख रहे। वाह वाह वाह, अच्छा है। राहों में निकल आए तो घर देख रहे। बहुत खूब। हम पैरों के छालों से चुराते हुए नजरें, हम पैरों के छालों से चुराते हुए नजरें, हाथों की लकीरों में सफर देख रहे हैं। वाह वाह वाह, अच्छा, क्या अच्छा। वाह वाह। भरने लगे हैं जख्म तो ले आई है ताजा, भरने लगे हैं जख्म तो ले आई है ताजा, हम चारागरी तेरे हुनर देख रहे। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। भरने लगे हैं, बहुत शुक्रिया काशिफ। भरने लगे हैं जख्म तो ले आई है ताजा, वाह वाह। हम चारागरी तेरे हुनर देख रहे। वाह वाह, क्या कहने। समझे थे मोहब्बत में कि दस्तार सजेगी। अच्छा है। समझे थे मोहब्बत में कि दस्तार सजेगी, कर बैठे तो कटते हुए सर देख रहे। हाँ, क्या कहने, बहुत खूबसूरत है, बहुत आला, बहुत अच्छा। कर बैठे तो कटते हुए सर देख रहे। सर देख रहे हैं।
वाह वाह वाह। अपनों की अता धूप में झुलसाए हुए हम, हाँ हाँ। अपनों की अता धूप में झुलसाए हुए हम, अगयार की महफिल में शजर देख रहे हैं। वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। अपनों की अता धूप में झुलसाए हुए हम, अगयार की महफिल में शजर देख रहे हैं। वाह वाह वाह। दस्तक की तमन्ना लिए एक उम्र से अबरक, वाह। दस्तक की तमन्ना लिए एक उम्र से अबरक, दीवारों के इस शहर में दर देख रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। दस्तक की तमन्ना लिए एक उम्र से अबरक, वाह वाह, दीवारों के इस शहर में दर देख रहे हैं। वाह वाह, नहीं अब उनकी नजर देख रहे हैं। देखा नहीं जाता है मगर देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। कुछ और बताओ। और कुछ बताओ। मतलब है, हूँ आसमां कहीं तो कहीं पर जमी हूं। वाह वाह। हूँ आसमां कहीं तो कहीं पर जमी हूं मैं, सारे जहां के वास्ते इकसा नहीं हूं मैं। अच्छा है। हूँ आसमां कहीं तो कहीं पर जमी हूं मैं, सारे जहां के वास्ते इकसा नहीं हूं मैं। मैं दास्ताने वक्त हूं, मैं दास्ताने वक्त हूं, ये और बात है। एक शख्स के लिए भी नहीं दिल नशी हूं मैं। वाह 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 वाह, अच्छा है। मैं दास्ताने वक्त हूं, ये और बात है। एक शख्स के लिए भी नहीं दिल नशी हूं मैं। वाह वाह। तूने गवा दिया तो बहुत ढूंढा वक्त ने, तूने गवा दिया तो बहुत ढूंढा वक्त ने, मेरा यही जवाब रहा मैं नहीं हूं मैं। वाह 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 वाह, अच्छा है, अच्छा है। तूने गवा दिया तो बहुत ढूंढा वक्त ने, मेरा यही जवाब रहा मैं नहीं हूं मैं। वाह वाह वाह। और शेर है, किस मुंह से मैं कराऊं तारुफ तेरा भला, किस मुंह से मैं कराऊं तारुफ तेरा भला, अपना मुझे पता है कि बस आस्ती हूं मैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपना मुझे पता है कि बस आस्ती हूं मैं। अच्छा संभाला, वाह वाह। और कहते हैं, चाहा जिसे मिला नहीं, चाहा जिसे मिला नहीं, सोचा हुआ नहीं। वाह वाह। चाहा जिसे मिला नहीं, सोचा हुआ नहीं, और फिर भी देख क्या नहीं अपने तई हूं मैं। वाह वाह वाह। और फिर भी देख क्या नहीं अपने तई हूं मैं। वाह वाह वाह, अच्छा है। और मकता है, ऐसे जहां से कैसे फिर अबरक लगे ना डर, ऐसे जहां से कैसे फिर अबरक लगे ना डर, एक सल्तनत है यास की और जानशी हूं मैं। वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। सल्तनत है यास की और जानशी हूं मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। क्या कहना, बहुत अच्छा, बहुत लुत्फ आया, खूबसूरत। बाफ भाई, हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम अपने मेहमानान के हुजूर एक नजराना पेश करते हैं। काशिफ भाई एक छोटी सी तैयारी के साथ आते हैं और एक नजराना हमारे गेस्ट के लिए तैयार करके लाते हैं। और हम आपकी इजाजत से काशिफ भाई से अब इल्तमास करूंगा कि वो आपके हुजूर हमारा अनप्लग्ड नजराना पेश करें। बहुत खुश। चलें, मेरी खुशकिस्मती है, काशिफ पढ़ेंगे कुछ तो। ये तो खैर आज तो मुझे इतना ज्यादा मौका नहीं मिला कि मैं कोई नहीं, मैं तो दूसरों की सुन के जेलस होता रहता हूँ कि देखें काशिफ वाले को पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पढ़ा कभी उन्हें। चले, आज आपकी बारी है। और वैसे भी हम ये जितनी भी पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि हम ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पुरानी जो एक कॉम्पोजिशन होती है उस पे हम कुछ फिट कर देते हैं। अब ये कॉम्पोजिशन जो आपकी गजल पे मैंने फिट करने की कोशिश की, ये है भी थोड़ी सी फेमस। जगजीत सिंह साहब ने एक गजल इस कॉम्पोजिशन में गाई हुई है,
तो छोटी बहर की आपकी एक गजल मैंने आप ही के फेसबुक पेज से उठाई, तो कुछ शेर आपकी नजर। फालतू को जहां समझते हैं, फालतू को जहां समझते हैं, हम जहां को कहाँ समझते हैं, फालतू को जहां समझते हैं। जब तलक राख हो नहीं जाते, जब तलक राख हो नहीं जाते, आग को भी धुआं समझते हैं, आग को भी धुआं समझते हैं। हम जहां को कहाँ समझते हैं, फालतू को। जिंदगी खेल है तख़य्युल का, जिंदगी खेल है तख़य्युल का, आईने पर कहाँ समझते हैं, आईने पर कहाँ समझते हैं। हम जहां को कहाँ समझते हैं, फालतू को जहां समझते हैं। आपकी चुप से हमको लगता है, आपकी चुप से हमको लगता है, आप चुप की ज़बान समझते हैं, आप चुप की ज़बान समझते हैं। हम जहां को कहाँ समझते हैं, फालतू को जहां समझते हैं। हम जहां को कहाँ समझते हैं, फालतू को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।